अस्सलाम वालेकुम, फ़ौज़िया कुलसूम राना। और आज का व्लॉग आपको पता है कि जो बातचीत हो रही है वो 27वीं आईनी तरमीम के इर्द गिर्द ही हो रही है। जैसे कि जो एक चीफ कमांड जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है 243 245 की, हम काफ़ी सारी बातें आपको बता चुके हैं, खबरें दे चुके हैं कि नया जो 4 स्टार आर्मी चीफ है वो भी आ रहा है और 5 स्टार का ओहदा भी मिल रहा है। आईनी तहफ़्फ़ुज़ की जो बातें हुकूमत कर रही है, लेकिन आज जो उसके चीदा चीदा कुछ पॉइंट्स हम आपके सामने रखेंगे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शेयर हो चुके हैं, मौलाना फजल रहमान के साथ शेयर हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक किसी भी बाकायदा मुसवदे से इनकार कर रही है। और जो इत्तहादी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि नहीं है। हालांकि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इसहाक डार, जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो ऑन दी फ्लोर कह चुके हैं कि ये कोई पैराशूटर नहीं है बल्कि हम खुद लेकर आ रहे हैं। और अभी जिस तरह मीडिया पर रिवील हुआ है कि जो मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला है वो इस पर 5-6 महीने से काम कर रहे थे। और अगर 5-6 महीने से पहले की स्टेटमेंट्स हम देख लें तो हुकूमत के बड़े अहम तरीन जो वज़रा है वो इनकार करते रहे हैं कि कौन सी 26वीं आईनी तरमीम पर अभी तनकीद ख़त्म नहीं हुई तो आप 27वीं की बातें शुरू हो गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब सारे वही वज़ीर जो है 27वीं आईनी तरमीम का दिफा कर रहे हैं। एक तो ये बात हो रही है कि यह हुकूमत की मजबूरी है। उन्होंने ज़ाहिर है, जो कहते हैं ना कि जब आप आवाम के वोट से नहीं आते हैं, कोई और आपको लेकर आता है, तो फिर आपने वो गिव एंड टेक कह ले, बारगेन कह ले, या फिर वो वादे कह ले वफा करने होते हैं, या फिर जो भी कहा जाएगा वो आपने करना ही होता है। तो इसी सेंस में अगर बात कर भी ली जाए तो 27वीं आईनी तरमीम में आज जो अहम तरीन नुकात हम आपके सामने रखेंगे, और इसके साथ साथ इमरान खान क्यों मायूस हो चुके हैं बैरिस्टर गोहर से भी और अपनी तमाम तर पार्टी की अहम तरीन लीडरशिप से, और क्यों वो उनका तकिया जो है महमूद खान अचकजई पर आन पड़ा है, और देखते हैं कि अब क्या होने जा रहा है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात कर ले, सबसे पहले जो आईनी अदालत बनाई जा रही है, बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जो काजी फाइज ईसा है उनको दोबारा से लाने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि उनको अच्छा खासा कह लें कि वो डीफेम हो चुके थे अपने जो उनके वर्डिक्ट थे उसकी वजह से, जिस तरह से बल्ले का निशान उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया, सब ने उस जजमेंट को कहा कि ये बिल्कुल आईनी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। एक पोलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए ये फैसला लिया गया है, ताकि जो एक अहम तरीन निशान हुआ करता है किसी भी पार्टी का इलेक्शन लड़ने के लिए, तो जब वो छीन लिया जाता है तो उस पार्टी की शनाख्त ख़त्म हो जाती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये हरबा अपनाने की कोशिश की गई। उसके बावजूद इमरान खान ने जेल में बैठकर कहा कि चाहे मैं खंभे खड़े करूंगा तो वो भी जीत जाएंगे। तो 8 फरवरी के इलेक्शंस के नताइज से आप बाखूबी आगाह है। लेकिन एनीवेज वो फिर बात आ जाती है कि उससे फ़र्क क्या पड़ा, हुकूमत किसकी बनी, जीता कोई और, आया कोई और जो तरामीम है वो कोई और कर रहा है। तो आपको बता दें कि जो आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम में ये बात थी कि एक आईनी अदालत बनाई जाएगी। मौलाना फजल रहमान सबसे बड़े उसके क्रिटिक हैं, उन्होंने इस बात की हमायत नहीं की थी, और वो बड़ा क्रेडिट लेते रहे हैं उनकी जमात ख़ास तौर पर कि हम तो आईनी बेंचेस पर आगे, आईनी अदालत बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट वही वाली बात है, फैमिली केसेस या फिर होम्योपैथी केसेस जो हैं शायद वही सुनने के लिए रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो एक रोल एज ए सुप्रीम इदारा है, ख़ास तौर पर अदलिया के हवाले से अगर हम बात करें, तो वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में वही जजेस रह जाएंगे जो शायद मनपसंद फ़ैसले न देना चाहते हैं या फिर रूल ऑफ़ लॉ की बात करते हैं। क्योंकि ये हम इस सेंस में बात कर रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है कि जिस तरह से अब उजलत में नवंबर के महीने में ही 27वीं आईनी तरमीम उम्मीद की जा रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल जुमा को जुमा मुबारक होने जा रहा है, और ये आईनी अदालत जो है ये 27वीं आईनी तरमीम में मौजूद है, और 27वीं आईनी तरमीम जो है कल टेबल की जा सकती है सेनेट में। जिस तरह से सागडर कह चुके हैं, पहले ही वो तजवीज़ दे चुके हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग भी हो चुकी है। पीपल्स पार्टी उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो तो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे साथ हैं, वो इस सेटअप का हिस्सा हैं, आईनी ओहदे उनके पास है। तो जाहिर सी बात है फिर पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं, कुछ लोग ये भी ठट्ठा मारते नजर आए कि एमक्यूएम की क्या मजाल है, उनकी क्या जुर्रत है कि वो कैसे इनकार कर सकते हैं। तो अगेन वही बात है, इनकी वजारतें, इनके ओहदे, इनकी एमएनए-शिप, इनकी ख़वातीन की रिजर्व सीट, सब कुछ तो जिस तरह से भी मिला है वो सब अवाम तो बाखूबी आगाह हैं इस सारे निज़ाम से जो चल रहा है। तो जो आईनी अदालत बनाई जा रही है, काजी फाइज ईसा का नाम जो है वो ज़ेरे गर्दिश तो है, लेकिन उन पर एक बड़ा जो तहफ़्फ़ुज़ सामने आ रहा है कि उनको वो अच्छे खासे डीफेम हो चुके हैं, और उनकी बहुत ट्रोलिंग भी हुई थी। और वो इवन के क्रस्टी से जब वो डोनट खरीदने गए थे तो फिर भी क्या सूरत हाल बनी थी, सबने देख लिया था। लेकिन कहा ये जा रहा है कि जजिस की जो मुद्दत मुलाजमत है वो भी बढ़ाई जाएगी। अब गवर्नमेंट इसमें ये दलील दे रही है कि जब भी कोई 60-70
60 کے بعد 70 سال کے لوگ بھی بیوروکریٹ کے طور پر بھی یا دیگر شعبوں میں بھی خدمات انجام دیتے ہیں، تو بطور جج کیوں نہیں کام کر سکتے؟ دنیا بھر میں کرتے ہیں۔ امریکہ میں بھی دیکھا جائے تو ایج جو ہے وہ 60 سے زیادہ ہے، 70 ایئرس میں جو ججز ہیں ان کی ایج لمٹ ہے۔ تو اب یہ پاکستان بھی اسی ٹرینڈ کو فالو کرنے جا رہا ہے، تو تجویز یہ دی جا رہی ہے کہ 60 اور پھر 68 بحث ہوگی، 70 تجویز کر دی جائے گی اور 68 پر آ کر رک جائیں گے۔ اور اس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش، آپ یہ سوچیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کو دوبارہ واپس لانے کے لیے ساری ایفرٹ ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ پریڈکشنز کر بھی رہے تھے، لیکن مائنس نیوز کے پاس جو معلومات ہے اس کے مطابق ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے جو جج ابھی ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور وہ 60 سے ظاہرہ اوپر ہو جائیں گے، اور پھر ان کو ریٹین کرنے کے لیے جو ہے یہ ایسا کیا جا رہا ہے۔ تو جسٹ یہ تبصرے ہو رہے ہیں، کہیں کچھ ڈرائنگ رومز میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جسٹس جو مندوخیل ہیں ان کا نام بھی ہے کنسیڈریشن میں کہ ان کو پھر ریٹین کر لیا جائے گا، مدت جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی، آئینی عدالت کے وہ سربراہ بن جائیں گے اور یہ آئینی عدالتیں جو ہیں پھر صوبائی سطح پر بھی جائیں گی۔ اچھا، اگر اس کا یہ والا پہلو دیکھ لیں کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ 50 کہہ لیں کہ تقریباً کافی تعداد میں جو ہیں وہ پینڈنگ کیسز ہیں، تو اگر ان کو مینیج کرنا ہے تو اگر اس طرح سے کورٹس بنائی جائیں اور جو آئینی معاملات اور اس طرح کی ساری چیزیں آئینی عدالت میں آ جائیں تو اس سینس میں تو ایک بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر جو کہتے ہیں نا کورٹ پیکنگ کر کے اور عدلیہ کو مینیج کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی ایما پر مینیفائڈ انٹینشن پائی جائے، چاہے کسی قانون کو بنانے میں یا عدالت کو بنانے میں یا ترمیم کرنے میں، تو وہ ضرور زیر بحث آ جاتا ہے۔ تو اب آپ خود اسیس کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنے سارے نکات پائے جاتے ہیں۔ دوسرا اہم ترین نقطہ جو 27ویں آئینی ترمیم کا وہ یہ ہے، جس پر شاید بہت کم لوگ بات کریں ہیں، جو کہ بڑا اہم ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں عمران خان نے جب بات کی تھی 26 حلقے کھولنے کی، تو اس کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، پھر اس کے تحت جو ہے سیاسی جماعتیں الیکٹورل ہماری جو پولیٹیکل ریفارمز الیکشنز کے حوالے سے خاص طور پر وہ ہو پائی تھیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور جس طرح سے گورنمنٹ کہتی نظر آ رہی تھی جی 26ویں ترمیم جو ہے جو کروائی گئی تھی آئینی ترمیم، اس کے بعد سے ضرورت نہیں رہی، اور جب تک نیا جو الیکشن کمشنر کا نام جو ہے پرپوز نہیں کر دیتی گورنمنٹ اور حکومت اس طرح سے اور متفقہ طور پر نہیں ہو جاتا، تو یہی الیکشن کمشنر جو ہے یہ کام کرتے رہیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو سابق الیکشن کروائے تھے اور موجودہ جو الیکشن کمشنر ہے جو کہ ابھی تک اپنے سیٹ پر براجمان ہیں، ان کا رول 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے کیا تھا؟ تو اب اس تعطل کو ختم کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم میں پرپوزل یہ ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی جس میں اپوزیشن کے اراکین بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے اراکین بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایکول ریشو سے ایک کمیٹی جو ہے وہ بنتی ہے اور وہی فیصلہ کرتی ہے، اور نام جو ہے 3 نام ادھر سے پرپوز کیے جاتے ہیں اور 3 نام ادھر سے بھی اپوزیشن کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اس چیز کو بھی 27ویں آئینی ترمیم میں تبدیل کیا جا رہا ہے، مائنس سے ہمیں جو معلومات ملی ہیں، جو اب تک کا ایک ڈرافٹ سامنے آیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کا، اس کے مطابق اس کو بھی جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب آپ کو اس کی فارمیشن بھی موجود ہے کہ بار کے نمائندے اور بار کے نمائندے کس طرح سے یہ وہی کنٹینیوٹی جیتی ہے جو پہلے ریپرزینٹ کیا کرتے تھے مختلف عہدوں پر، تو وہ نمائندگی بھی ہمیں نظر آئی ہے۔ پھر اس میں مینوپولیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ کی جو اکثریت ہے، یہ گورنمنٹ کی سوچ کے حمایت کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہے، تو جوڈیشل کمیشن بآسانی حکومت کا ہی نامزد کردہ جو بھی شخصیت ہوگی اس کو الیکشن کمشنر تعینات کر لیں گے۔ جب الیکشن کمشنر تعینات ہو جائے گا تو سمجھے الیکشن مینیج ہو گیا۔ تو آنے والے الیکشن کی مینجمنٹ بھی کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی دیگر چیزوں کی طرف، کیونکہ آئینی عدالتیں اور خاص طور پر جو الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مینیج ہو گیا، اور پھر ججز کی جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہے اس حوالے سے بھی ان کی جو کنسنٹ ہے جو کہ ہر جگہ پہ ہوتا بھی ہے، اور ظاہر ہے ایون کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اپنی ٹرانسفر کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ سہولت بھی ہو، جس شہر میں ہم نے کام کیا ہوتا ہے یا رہ رہے ہوتے ہیں یا جہاں پر ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہر کوئی اس مطابق کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کنسنٹ ججز کا جو ٹرانسفر اور تبادلے کے لیے ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ججز ذرا بھی اڑی دکھائیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہیں اور جائیں گے۔ تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز جو کہ اس طرح سے چیزیں نہیں کیری کر پا رہے، ان کے ساتھ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم حصہ ہوگا 27ویں آئینی ترمیم کا،
जो अब तक का ड्राफ्ट है। फिर इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर हम बात करेंगे, NFC पे बहुत बात हो रही है, तो उसमें हम बता दें कि जी जो नेशनल कमीशन अवार्ड है NFC, उसके फाइनेंशियल कमीशन, आप देखें कि उसके तहत जो सूबों का शेयर है वो उसमें कटौती जो बात हो रही है, और ये कि सूबे क्या कबूल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उस कटौती के अगर हम रेशो की भी बात कर लें तो हर सूबे का जो 10% है वो कम हो जाएगा शेयर। तो क्या सूबे जो हैं इत्तफाक कर लेंगे कि वो ख़ास तौर पर इस कटौती को बर्दाश्त कर लें, या फिर वो एग्री हो जाएं कि ठीक है इतना अमाउंट जो है हमारे लिए इनफ होगा, और ये वो मान जाएंगे। क्योंकि अगर हम 10% कटौती की बात करें तो अभी 14 रुपये फ़ी पर्सन जो है वो ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए जो है वो बन जाएगा। और इसमें जो प्रपोज किया गया है, जो कि 26वीं आईनी तरमीम में ये नहीं हो सका था, और आपको बताते हैं शेयर के हिसाब से, तो अगर हर किसी के 100 रुपये भी अगर कम कर दिए जाए तो पंजाब जो है वो क्या कहते हैं कि 52 रुपीज़ कम हो जाएंगे, सिंध के 24, खैबर पख्तूनख्वा के 14 रुपये, और बलूचिस्तान के 9 रुपये शेयर में से कम हो जाएंगे फ़ी पर्सन। तो आप देखें कि अगर सूबों के मसाइल और वफाक के पास फिर ये फ़ंड्स आ जाएंगे। अब ये जो सूबों के इख्तियारात और वफाक की बात है, 18वीं तरमीम के बाद से ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी नारा लगाती थी जी हमने बड़ा सूबों को बाइख्तियार बना दिया है, लेकिन ये अब रकम और पैसा जो है दोबारा वापस वफाक में आना शुरू हो गया जब कटौती लगेगी और वफाक अपनी मर्जी से खर्च करेगा। फिर 3 अहम तरीन जो वजारतें हैं, पोर्टफोलियोज़ हैं, जिसमें हेल्थ भी है, जिसमें एजुकेशन भी है, जिसमें पॉपुलेशन भी है, डेफिनेटली जो पॉपुलेशन है वो वफाक के पास आ रही है, और फ्यूचर में पॉपुलेशन में बिलियंस में फंडिंग भी आएगी पॉपुलेशन मैनेजमेंट के हवाले से। तो वफाक चाहता है कि वो फंड्स और वो पैसा भी वफाक के पास रहे और वो बेहतर तरीके से आबादी को मैनेज कर सकता है, सूबे नहीं कर सकते। जहाँ तक एजुकेशन की बात अगर देखें कि अगर ठीक है इसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सूबों में डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ हालात है, तो शायद बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो फिर अभी हेल्थ की बात नहीं हो रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आएगी 28th अमेंडमेंट, उसमें हेल्थ को भी ले आएंगे। लेकिन अगर इन तीनों अहम तरीन पोर्टफोलियोज़ को देखें तो इस पे भी जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि 27th अमेंडमेंट में ये भी पास हो जाएंगी। तो सेनेट में हमें नज़र आ रहा है कि 64 सैनिटर्स रिक्वायर्ड हैं, और गवर्नमेंट के पास फिल वक्त जो है वो तकरीबन 60 और या 61 का फिगर जो है उनके पास है। उन्हें हमायत हासिल करना ज़रूरी है JUIFA की भी, या फिर देखते हैं कि आज़ाद अरकान जो है वो किस तरफ जाते हैं, और ANP तो ऑलरेडी ऑन बोर्ड आ चुकी है और बाकी जमातें भी। तो अब देखना ये है कि हुकूमत किस तरह से मैनेज करके कौन से सैनिटर्स को लाया जाता है और वो वोट करेंगे। और फिर नेशनल असम्बली में तो ऑलरेडी जो रिज़र्व सीट्स मिली थी उसके बाद जो कॉम्पोजिशन चेंज हो गई थी, जो कि ये पार्टीज डिज़र्व नहीं करती थी, सब ने इस पर बात की थी। इलीगली इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सीट्स दे दी थी, तो उस तादाद से 237 की तादाद एक अक्सरियत मौजूद है हुकूमती इत्तेहाद के पास, इंक्लूडिंग ज़ाहिर बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अलाइंस में है गवर्नमेंट में PMLN के। तो ये मिलकर 27th अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, और इसमें जो कुछ चीज़ें रह जाएंगी जो सब बात कर रहे हैं तो वो भी 28th अमेंडमेंट में आ जाएंगी। अब इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन बच जाती है? इमरान खान ने जेल में बैठकर कहा है कि अब जो भी करेंगे, जो भी लाहेमल देंगे, जो भी बातचीत करेंगे, वो कोई और नहीं करेगा, वो PTI का कोई और रहनुमा नहीं करेगा, वो महमूद खान अचकज़ई करेंगे। तो जिस तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई चला रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद से आज तक तो वकला तहरीक नहीं चला सके। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 27वीं आईनी तरमीम में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो सिर्फ मुस्तरद के नारे लगाकर अपना रोल निभाएगी, और जिस दिन ये अमेंडमेंट हो रही होगी उस दिन खोखले नारे लगाएंगे, एक सिंबॉलिक किस्म का एहतजाज करेंगे पार्लियामेंट में, सेनेट में, कौमी असम्बली में, और बाहर निकल जाएंगे और कहेंगे हमने वोट नहीं दिया, हमने वॉकआउट कर दिया है। तो क्या इससे उनके मसले हल हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से वो क्लेम भी करते हैं और ग्राउंड पे नज़र भी आता है कि लोगों की एक बड़ी तादाद उनके साथ है, तो क्या पार्लियामान में इनका ये सिंबॉलिक रोल काफ़ी रहेगा, या आने वाले दिनों में इनको इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, या फिर महमूद खान अचकज़ई वाकई में कोई ऐसी स्ट्रीट पावर जो है वो मोबिलाइज करने में कामयाब हो सकते हैं, नहीं हो सकते? क्योंकि सुहेल आफरीदी को जिस तरह से अभी तक इमरान खान से मिलने ही नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे लग रहा है या तो चीज़ें जानबूझकर लिंगर ऑन की जा रही हैं, या फिर जो बैकडोर चीज़ें चल रही हैं उसके नतीजे भी नवंबर के बाद आना शुरू हो जाएंगे। फर्दर अपडेट्स के लिए माइनस न्यूज़ को फॉलो करते रहिए।